हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 14 परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू चल रहा है। इससे पहले 5 लेक्चर्स इसके कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट जो 5th लेक्चर हमारे पास था उसमें हमने एमिशन स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम और रेखीय स्पेक्ट्रम, लीनियर स्पेक्ट्रम इसकी स्टडी की थी। उसके अलावा स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की थी, स्पेक्ट्रमी श्रेणियों के बारे में। अब यहाँ पर स्पेक्ट्रमी रेखाओं की उत्पत्ति जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ी थी, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था बोर्स के थर्ड पोस्टुलेट का यूज करके। बोर्स ने थर्ड पोस्टुलेट में बताया था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में राउंड अप होता है या रिवॉल्विंग करता है तो वो न तो एनर्जी लूज करता है और न एनर्जी गेन करता है, न तो ग्रहण करता है न त्यागता है। लेकिन जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, ट्रांजिट होता है, तो वह फोटोन की फॉर्म में, फोटोन के रूप में एनर्जी एमिट करता है। इसका यूज करके हमने स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था और वो फॉर्मूला हमारे पास था 1/λ = r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर मीटर इनवर्स। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम 5th लेक्चर में डिराइव कर चुके हैं। आर इसमें रिडबर्ग कांस्टेंट है जिसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है 1.1 × 10⁷ मीटर इनवर्स। जेड हमारे पास एटम का एटॉमिक नंबर है और n1 उस ऑर्बिट की नंबर है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन आता है, और n2 उस ऑर्बिट का नंबर है जहां से इलेक्ट्रॉन संक्रमण करता है या फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट एंड फ्रॉम इन विच इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट इज n1। तो अब यहाँ पर हमारे पास इसकी डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज आती है। तो डिफरेंट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियाँ, डिफरेंट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियाँ, जिसमें सबसे पहले जो हमारे पास सीरीज है वो है फर्स्ट लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज हमारे पास सबसे पहले बेटा इसमें क्या है, देखो कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर n2 = 2, 3, 4 से अगर n1 = 1 प्रथम ऊर्जा स्तर, फर्स्ट एनर्जी लेवल में संक्रमण करता है तो जो स्पेक्ट्रम रेखाओं की श्रेणी बनती है उसको लाइमन श्रेणी कहते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर जैसे n2 = 2, 3, 4, 5 ... से प्रथम ऊर्जा स्तर n1 = 1 में संक्रमण करता है तो बनने वाली स्पेक्ट्रमी रेखाओं की श्रेणी क्या कहलाती है? लाइमन श्रेणी कहलाती है। व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल लाइक n2 = 2, 3, 4 ... into first energy level n1 = 1, then the series is called Lyman series। और लाइमन सीरीज के लिए फॉर लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए बात करें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए Z = 1, तो 1/λ = r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 फिक्स हो गया 1/1 स्क्वायर और n2 आपके पास
2 3 4 डैश 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 रखा जाएगा। अगर आप इसमें N2 इजिकल टू 2 रखते हो तो हमारे पास इसमें फर्स्ट वेव या फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज की वेवलेंथ गेट हो जाएगी। यानी अगर आप यहाँ पर N2 इजिकल टू 2 रखते हो, इफ N2 इजिकल टू 2, यदि N2 बराबर 2 रखा जाए तो 1 अपॉन लैम्डा इजिकल टू R की जगह पर 1.1 इंटू 10 टू पावर 7, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा बेटा 3/4 इंटू 1.1 इंटू 10 टू पावर 7, और लैम्डा इजिकल टू हो जाएगा 4 अपॉन 3.3 और इंटू 10 टू पावर माइनस 7, ये 3.3 से 4, इसका जब डिवीजन इसमें देंगे तो लैम्डा इजिकल टू हमारे पास यहाँ पर आता है बेटा 1216 एंगस्ट्रम, क्योंकि ये आएगा 1.216 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मीटर, तो ये हमने 1216 एंगस्ट्रॉम, ये इस सीरीज के लिए, लाइमन सीरीज के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ है, अधिकतम तरंग दैर्ध्य। कभी कभी क्वेश्चन यूँ आ जाता है, लाइमन श्रेणी के लिए अधिकतम तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज। तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए आपको N2 इजिकल टू 2 लेना है। यही क्वेश्चन आपके पास यूँ आ जाता है, लाइमन सीरीज की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो, फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो उस स्थिति में भी N2 इजिकल टू 2 लेना है। अगर सेकंड लाइन की पूछता है तो N2 इजिकल टू 3 लेंगे, थर्ड लाइन की पूछता है तो N2 इजिकल टू 4 लेंगे। तो इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगी। और लास्ट लाइन की यदि पूछता है तो लास्ट लाइन के लिए हमारे पास N2 इजिकल टू इन्फिनिटी, अगर क्वेश्चन में पूछता है कि वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो N2 इजिकल टू इन्फिनिटी, देन 1 अपॉन लैम्डा इजिकल टू 1.1 इंटू 10 टू पावर 7 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो ये 0 हो जाएगा पीछे का। इस तरीके से ओनली आपके पास लैम्डा इजिकल टू क्या आएगा, यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू आएगा बेटा, मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ, लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन 1.1 इंटू 10 टू पावर 7, जिसको सोल्व करने पर हमारे पास आता है 912 एंगस्ट्रॉम, 912 एंगस्ट्रॉम। ये इस सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ है बेटा। तो ये आपके माइंड में रहनी चाहिए। मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए N2 इजिकल टू 2 लिखेंगे लाइमन सीरीज में, और N1 तो फिक्स सही लाइमन सीरीज में 1, और लास्ट लाइन के लिए N2 इजिकल टू इनफाइनाइट, अंतिम रेखा की तरंग दैर्ध्य, और मिनिमम भी इसी को बोलते हैं, मिनिमम वेवलेंथ के लिए भी ये पुट करें। तो इस तरीके से लाइमन सीरीज का एक टॉपिक हमारे पास हो जाता है। लाइमन सीरीज के बाद आती है आपके पास बामर सीरीज। इसी में सेकंड आपको बताया बामर सीरीज। ये जो लाइमन सीरीज है, ये बात और आपको क्लियर कर दें, ये लाइमन सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के आपको इंफ्रारेड रीजन में मिलती है। ये जो लाइमन सीरीज है, ये कौन से रीजन में मिलती है बेटा, इंफ्रारेड, सॉरी पराबैंगनी यानी अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिलती है, पराबैंगनी क्षेत्र में, अल्ट्रा वायलेट रीजन। और अब जो बामर सीरीज है, वो बामर सीरीज हमारे पास सेकंड है, बामर सीरीज। ये विजिबल रीजन में मिलती है, दृश्य क्षेत्र में। जो लाइमन सीरीज है वो पराबैंगनी क्षेत्र में या अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिलती है, और ये बामर सीरीज विजिबल रीजन में या दृश्य क्षेत्र में मिलती है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में। ये कब बनेगी, जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल N2 इजिकल टू 3, 4, 5 से N1 इजिक्वल टू 2 यानी सेकंड एनर्जी लेवल में आएगा। अगर हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी लेवल में आता है तो जो सीरीज बनती है वो कौन सी बनती है, बामर सीरीज बनती है। स्पेक्ट्रल लाइंस की जो सीरीज है वो
बामर सीरीज बोली जाती है। तो इसके लिए फिर आप 1/λ इक्वल टू आर, वही हाइड्रोजन एटम के लिए ले रहे हैं, इसलिए Z इजिकल टू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, वेयर N2 इजिकल टू 3, 4, 5 इंफिनिटी तक आ जाएगा। तो अब इसमें भी बात वही है बेटा, अगर आपसे मैक्सिमम वेवलेंथ पूछता है तो फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ अधिकतम तरंग दैर्ध्य के लिए क्या लिखेंगे आप, N2 इजिकल टू 3, जस्ट पास वाला, यानी N1 हमारे 2 फिक्स है, तो थर्ड से जस्ट सेकंड में आएगा तो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। और उस कंडीशन में 1/λ, अगर मैक्स यहाँ पर मैं बोलता हूँ 1.1 इंटू 10⁷, ये 1/4 माइनस 1/9, और इस तरीके से 1.1 इंटू 10⁷ इंटू 5/36, और लैम्डा मैक्स इजिकल टू आपके पास 36/5.5 इंटू 10⁻⁷, और जब सोल्व करते हैं इसे तो ये आती है 6564 एंगस्ट्रॉम। यह अधिकतम तरंग दैर्ध्य मैक्सिमम वेवलेंथ है, किसके लिए, बामर सीरीज के लिए, या यूं कह दीजिए यही प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य। अंतिम रेखा की तरंग दैर्ध्य या मिनिमम वेवलेंथ निकालें, फॉर मिनिमम वेवलेंथ, तो आपके पास 1/λ मिनिमम ये आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁷, और N2 की जगह यहाँ पर आएगा बेटा इन्फिनिटी, और जब आपके पास इन्फिनिटी आएगा तो ये आपके पास जो कैलकुलेट करने पर लैम्डा मिनिमम आएगी है, ये लिखा जाएगा 4/1.1 इंटू 10⁻⁷, सोल्व करने पर ये आती है बेटा 3646 एंगस्ट्रॉम। ये बामर सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ है और वो मैक्सिमम है, और यह हम जानते हैं कि ये विजिबल रीजन में ही होती है, इसलिए क्योंकि विजिबल रीजन की जो वेवलेंथ होती है 3800 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम, कुछ बुक्स में 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर दे रखा है, कुछ बुक्स में 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम दे रखा है। तो ये अप्रोक्सीमेट विजिबल रीजन के नियरेस्ट है मिनिमम वाली, और मैक्सिमम वाली तो विजिबल में है ही, इसलिए इसको दृश्य क्षेत्र में बताया जाता है विजिबल रीजन में। ये थी बामर। पाश्चन सीरीज जब आती है थर्ड सीरीज, तो अब आपके माइंड में पूरा ये टॉपिक आ गया होगा कि किस तरीके से हमारे पास ये सीरीज आती है। पाश्चन के लिए, पाश्चन सीरीज में जब बात करेंगे हम, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है बेटा कहाँ से, N2 इजिकल टू 4, 5, 6 से N1 इजिकल टू 3 में, यानी जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल में आएगा तो कौन सी सीरीज बनेगी, पाश्चन सीरीज बनेगी। स्पेक्ट्रल लाइंस की या स्पेक्ट्रमी रेखाओं की बनने वाली श्रेणी को पाश्चन श्रेणी कहते हैं। कब, जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर N2 इजिकल टू 4, 5, 6 डैश 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 से तृतीय ऊर्जा स्तर थर्ड एनर्जी लेवल N1 इजिकल टू 3 में संक्रमण करता है, ट्रांजिट करता है, तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनती है वो पाश्चन सीरीज कहलाती है। यानी पाश्चन सीरीज के लिए 1/λ इजिकल टू R 1/3 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, और N2 इजिकल टू 4, 5, 6 ये हो जाता है। तो यहाँ भी जब आप फर्स्ट लाइन की बात करेंगे या मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करेंगे, तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए, और मैक्सिमम वेवलेंथ अधिकतम तरंग दैर्ध्य के लिए या फर्स्ट लाइन के लिए N2 इजिकल टू आपको लिखना पड़ेगा 4, और मिनिमम वेवलेंथ के लिए N2 इजिकल टू लिखना पड़ेगा बेटे इन्फिनिटी। अंतिम रेखा की तरंग दैर्ध्य निकालनी है
तो n2 की जगह इन्फिनिटी यूज करोगे। प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य निकालनी है तो n2 की जगह आप क्या करेंगे, 4 यूज करेंगे। और इसी तरह से सपोज करो आपसे पूछ लिया कि लाइमन सीरीज की पास्चन सीरीज की थर्ड लाइन के लिए वेवलेंथ फाइंड करो। पास्चन सीरीज की थर्ड लाइन की वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, सपोज करो। अब थर्ड लाइन की फाइंड आउट करनी तो फर्स्ट लाइन के लिए तो n2 इजिकल टू 4, सेकेंड लाइन के लिए n2 इजिकल टू 5, थर्ड लाइन के लिए n2 इजिकल टू लिखना पड़ेगा 6। तो आप यहाँ पर n2 की जगह पर क्या पुट कर दीजिए, 6 पुट कर दीजिए, और n1 की जगह तो 3 है ही, तो आपको इसकी पास्चन सीरीज की थर्ड लाइन की वेवलेंथ मिल जाएगी कैलकुलेशन करने पर। इस तरह से कई क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पर बन जाते हैं बेटा। लाइमन बामर पास्चन हो गया। फोर्थ सीरीज जो आती है वो आती है इसमें ब्रैकेट जो सीरीज है फोर्थ सीरीज, उसमें हमारे पास क्या है बेटा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से आएगा, 5 6 7 से किस में आएगा, फोर्थ में। तो ये यहाँ पर जो फोर्थ सीरीज है इसकी वो है ब्रैकेट सीरीज। इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांजिट करेगा, हायर एनर्जी लेवल लाइक 5 6 7, n2 इजिकल टू 5 6 7 से किसमें, इन फोर्थ एनर्जी लेवल n1 इजिकल टू 4। जब हायर एनर्जी लेवल से फोर्थ एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस की जो सीरीज बनती है उस सीरीज को हम बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट श्रेणी। कहाँ से, उच्च ऊर्जा स्तर n2 इजिकल टू 5 6 7 से n1 इजिकल टू 4, मतलब फोर्थ एनर्जी लेवल में आता है तो ब्रैकेट श्रेणी बनती है। तो इसका मतलब ब्रैकेट सीरीज के लिए 1/λ इजिकल टू r 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला हो जाएगा वेयर n2 इजिकल टू 5 6 7 इस तरीके से आ जाएगा। और बेटा अब आप इसमें भी समझ गए होंगे, अगर मैक्सिमम वेवलेंथ लेनी है तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए n2 इजिकल टू 5 लिखेंगे, n2 इजिकल टू 5, और मिनिमम वेवलेंथ के लिए, और जैसे पहले हमने कैलकुलेट किया लाइमन में और बामर में, ऐसे हम कैलकुलेट कर देंगे मिनिमम वेवलेंथ के लिए n2 इजिकल टू इन्फिनिटी। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन पूछता है तो बामर सीरीज की ब्रैकेट सीरीज की फर्स्ट लाइन के लिए n2 इजिकल टू 5, प्रथम रेखा के लिए ब्रैकेट श्रेणी की प्रथम रेखा n2 इजिकल टू 5, द्वितीय रेखा सेकंड लाइन के लिए n2 इजिकल टू 6, तृतीय रेखा थर्ड लाइन के लिए n2 इजिकल टू 7। इस तरीके से ये कैलकुलेशन आ जाएगी। इसके बाद फिफ्थ सीरीज आती है फुंड सीरीज। फुंड जो सीरीज है फिफ्थ, फुंड सीरीज, इसमें इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल n2 इजिकल टू 6 7 8 डैश 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 से फिफ्थ एनर्जी लेवल n1 इजिकल टू 5 फिफ्थ एनर्जी लेवल में आता है तो बनती है फुंड सीरीज। और जब ये इस तरीके से आपके पास आ गया तो इसके लिए 1/λ इजिकल टू r 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर होगा। और n2 की जो वैल्यू है यहाँ वो क्या है बेटा, 6 7 8। और अब इसमें भी आपके पास वही बात आ जाती है, अगर मैक्सिमम वेवलेंथ लेनी है फुंड सीरीज की तो फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ n2 इजिकल टू 6 एंड फॉर मिनिमम वेवलेंथ न्यूनतम तरंग दैर्ध्य के लिए n2 इजिकल टू इन्फिनिटी। और वही बात यहाँ पर भी प्रथम रेखा, द्वितीय रेखा, तृतीय रेखा, इसकी अगर आप बात करते हैं तो आपके पास प्रथम रेखा यानी फर्स्ट लाइन के लिए n2 इजिकल टू 6, सेकेंड लाइन
द्वितीय रेखा के लिए सेकंड लाइन के लिए n2 इक्वल टू आप लिखेंगे बेटा 7 और थर्ड लाइन तृतीय रेखा के लिए n2 इक्वल टू 8। तो इस तरीके से ये 5 स्पेक्ट्रल सीरीज जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखी गई थी इसके बारे में हमने स्टडी की, जिसको हम एक टेबल में भी लर्न रखने के हिसाब से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक टेबल बना सकते हैं, ये तो सीरीज, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट, उस कक्षा की संख्या जहां से इलेक्ट्रॉन संक्रमण करता है। यहाँ नंबर ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट, उस कक्षा की संख्या जिसमें इलेक्ट्रॉन संक्रमण करता है, और रीजन, जिस रीजन में ये मिलती है वो रीजन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर जैसे लर्न रखने के हिसाब से लाइमन में n2 इक्वल टू 2, 3, 4 से, मतलब यहाँ से n1 इक्वल टू 1 में आएगा इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रीजन यानी कि पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है लाइमन सीरीज। लाइमन के बाद बामर में n2 इक्वल टू 3, 4, 5 इन्फिनिटी से n1 इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, और ये दृश्य क्षेत्र में विजिबल रीजन में पाई जाती है, विजिबल रीजन। पाश्चन सीरीज जब आएगी तो पाश्चन सीरीज के लिए n2 इक्वल टू 4, 5, 6 इन्फिनिटी से n1 इक्वल टू 3 आएगा, और ये जो पाश्चन सीरीज है ये इंफ्रारेड रीजन, अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है, इंफ्रारेड रीजन। पाश्चन के बाद ब्रैकेट n2 इक्वल टू 5, 6, 7 इन्फिनिटी से n1 इक्वल टू 4, ये भी इंफ्रारेड रीजन में ही होती है, ये ब्रैकेट सीरीज है। और फुंड जो सीरीज है ये कब आएगी, जब n2 इक्वल टू 6, 7, 8 इन्फिनिटी टू n1 इक्वल टू 5 यानी 5th एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है, और ये भी इंफ्रारेड रीजन में ही होती है। तो इस तरीके से हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की 5 सीरीज आती है, और इसको हम एनर्जी लेवल डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। एक बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि एनर्जी लेवल डायग्राम बना के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रल सीरीज, स्पेक्ट्रमी श्रेणियों को दर्शाई है। तो अगर हम यहाँ पर इसको एनर्जी लेवल डायग्राम से दिखाएं तो एनर्जी लेवल डायग्राम में जैसे हम यहाँ लेंगे, ये हमारे पास n1 इक्वल टू या n इक्वल टू 1, ये यहाँ पर n इक्वल टू 2। मैंने इससे पहले के टॉपिक में आपको क्लियर किया था कि डिफरेंस क्यों डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि इनके बीच की जो एनर्जी का डिफरेंस है वो डिक्रीज होता जाता है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में है, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। इस तरीके से सेवंथ भी ली जा सकती है, ये सेवंथ, n इक्वल टू 7। जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आए, थर्ड से फर्स्ट में आए, फोर्थ से फर्स्ट में आए, और इसी तरीके से फिफ्थ से फर्स्ट में, तो लाइमन सीरीज बनती है, लाइमन। अब यहां से भी आपको पता लग जाएगा, जैसे प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य पूछी, फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ, तो n2 का मतलब 2
N1 का मतलब 1। सेकेंड लाइन की पूछी, अब इसके बाद सेकेंड लाइन ये आ रही है तो 3, N2 इजिकल टू 3, N1 तो 1 रहेगा ही। फोर्थ थर्ड लाइन की पूछी तो ये यहाँ पर ये थर्ड लाइन N2 इजिकल टू 4। ऐसे 4 से जब फर्स्ट में आएगा तो थर्ड लाइन बनेगी। क्लियर? और इन्फिनिटी अंतिम रेखा जब वो अंतिम अनंत से आएगा, इन्फिनिटी से आएगा। ऐसे ही जब अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड में आता है, कहाँ से? थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स्थ से, इस तरीके से, तो ये हमारे पास बनती है बामर सीरीज। ये यहाँ पर क्या बनती है बेटा? बामर सीरीज। इसमें भी वही फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। जब आपके पास ये थर्ड में आता है इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड में, तो ऐसी स्थिति में पाश्चन सीरीज बनती है बेटा, पाश्चन सीरीज। ये इसमें भी फर्स्ट लाइन के लिए N2 की जगह 4 लेंगे, सेकंड लाइन के लिए N2 की जगह 5 लेंगे, थर्ड लाइन के लिए N2 की जगह 6 लेंगे, ऐसे निकाल सकते हैं। और जब फोर्थ में आती है ये इलेक्ट्रॉन, अगर फोर्थ में आता है बेटा तो बनती है हमारे पास ब्रैकेट, और वही बात यहाँ पर भी N2 की वैल्यू फर्स्ट लाइन के लिए 5, सेकंड लाइन के लिए 6, थर्ड लाइन के लिए 7, मैक्सिमम के लिए 5 और मिनिमम के लिए इन्फिनिटी। और जब फिफ्थ में आता है इलेक्ट्रॉन ये, तो यहाँ पर बनती है सीरीज। तो ये हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम है। यहाँ इसकी एनर्जी हमने बताई थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी हमारे पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से आगे भी कैलकुलेट की जा सकती है। तो ये हमारे पास इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बन जाता है। हम इसमें कोई सा भी न्यूमेरिकल किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिकल हमारे पास है, एक क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है बामर श्रेणी की फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्वेश्चन है बेटा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो इसमें आपके पास सबसे पहले आप 1/λ = R/Z²। मैंने इससे पहले के टॉपिक में भी आपको कहा था कि हमें Z के साथ ही फॉर्मूला लर्न रखना है, अकेला R के साथ नहीं, क्योंकि हो सकता है वो हाइड्रोजन की जगह हीलियम या लिथियम या कुछ भी दे दे, हीलियम +1 दे दे, लिथियम +2 दे दे, तो हम कैलकुलेट करेंगे। हियर यहाँ पर Z = 1, N1 = 2 बामर के लिए। ये आगे बामर सीरीज हमारी टिप पे होना चाहिए, लाइमन बामर के लिए N1 = 2। अब इसने सेकंड लाइन पूछी है, तो अब आपके दिमाग में वो एनर्जी लेवल डायग्राम आना चाहिए कि 2 में थर्ड से आएगा, फोर्थ से आएगा, फिफ्थ से आएगा। तो जब थर्ड से आएगा तो फर्स्ट लाइन बनेगी, फिफ्थ से आएगा, फोर्थ से आएगा तो सेकंड लाइन बनेगी, फिफ्थ से आएगा तो थर्ड लाइन। तो यहाँ सेकंड लाइन के लिए पूछा है, तो N2 = आप क्या लिखेंगे? 4। ये जब पुट करेंगे देन 1.1 × 10⁻7 × 1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर -1/4 स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा 1/λ 1.1 × 10⁻7। यहाँ LCM 16 आ जाएगा, 4 - 1, तो ये हमारे पास 1/λ = यहाँ 3 बचेगा, 3.3
इंटू 10⁻7/16, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 16/3.3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। जब हम इसमें डिवीजन देंगे 160 हो जाएगा पॉइंट हटाने पर, और 33 से ये फिफ्थ टाइम्स में तो 165 आता है, 4 टाइम्स जाएगा 132, तो बचेगा 28 में 280 हो जाएगा, फिर 280 हो जाएगा तो ये जाएगा 8 टाइम्स, 280 होने पर 8 टाइम्स 7 टाइम्स जाएगा, ये 7, ये 7। तो इस तरीके से आगे हमारे पास ये कैलकुलेशन होने पर बेटा आ जाएगा 4.7, और मैं यहाँ पर अलग से देख लेता हूँ, ये 4 टाइम्स दिया 132, 28 पॉइंट लगाया 0, 7 टाइम्स 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, तो 24, ये 8 टाइम्स जा सकता था, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 और 2 26, 16 बचेगा 0, फिर ये वापस वही आ गया तो 4 टाइम्स जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 4848 10⁻⁻7 मीटर और 4848 एंगस्ट्रॉम। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो इस तरह से इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होती है। बीच में मैंने आपको काफ़ी डिस्कस इसका किया, और फिर भी क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्वेश्चन करके और हम आगे करेंगे। थैंक्स।